हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सी टेट है और एमपी टेट और यूपी टेट का जो सिलेबस है वो मैं कवर करवा रहा हूँ, जिसमें से मैंने पहला बेसिक लेक्चर कवर करवा दिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप अटेंटिव होकर देखिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये जो लेक्चर है ना वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये बेसिकली बेस्ड है टर्म्स, जो इंग्लिश में टर्म्स होते हैं ना, जैसे सिमेंटिक्स क्या होता है, डायपथॉन्ग क्या होता है, मोनोप्थॉन्ग्स क्या होता है, इसके बाद आपका मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, कोलोकियल क्या होता है, कोलोकेशन क्या होता है। ये टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और कहीं जाके इन फ्यूचर आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर इसको आप देखिए, अटेंटिव होके नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो, और उसके बाद लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज के जो आपके टर्म्स हैं उसमें पहला जो टर्म्स है वो है आपका क्या? सिमेंटिक्स। क्या है? सिमेंटिक्स। अब ये सिमेंटिक्स क्या होता है देख लो जरा। बेसिकली क्या होता है? इट इज द स्टडी of a language meaning conveyed by words phrases एंड सेंटेंसेस। ओके, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ये बेसिकली क्या होता है? ये स्टडी होता है किसका? लैंग्वेज का। और लैंग्वेज की किस चीज़ की स्टडी करेगा? मीनिंग की स्टडी करेगा। किसकी स्टडी करेगा? मीनिंग की स्टडी करेगा कि उसमें पर्टिकुलर किसी वर्ड्स का क्या अर्थ निकल रहा है, किसी फ्रेजेस का क्या अर्थ निकल रहा है और पूरे सेंटेंसेस का क्या अर्थ निकल रहा है। वो हम किस में करते हैं? सिमेंटिक्स में करते हैं। किस में? सिमेंटिक्स में करते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ सिमेंटिक्स। आप इसको बोल सकते हो। मीन्स एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे बोलूं, मैंने लिखा ही इज गोइंग his home। मैंने क्या लिखा? he is going to his home। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज इसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग इसमें मेन वर्ब है, टू क्या है? प्रपोजिशन है, हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, होम यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्या है? दिस इज नाउन। अब इसमें पर्टिकुलर जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनका अपना कोई ना कोई क्या है? मीनिंग है। तो ये आप बोल सकते हो सिमेंटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें टू हिज होम, दिस इज योर फ्रेज, ये आपका फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। और अगर हम बात करें इज गोइंग, तो ये भी फ्रेज है, दिस इज वर्बियल फ्रेज, ये क्या है? वर्बियल फ्रेज है। तो इसी की स्टडी ही करना क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जिसका नाम क्या है? कोलोकेशन है। क्या? कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? ये बेसिकली स्टडी करवाता है कि कोई भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो हम किस में करते हैं? कोलोकेशन में करते हैं। मीन्स आप इसको बोल सकते हो It shows how to or more than two words is formed। टू या मोर देन टू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके,
बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कोलोकेशन में क्या होता है, कोलोकेशन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब वर्ड का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, मतलब उसमें कैसे दो वर्ड आपस में मिलके कोई भी टर्म्स बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, नाउन के साथ बन जाएगा वर्ब अगर लगा हो तो ये भी एक क्या है, कोलोकेशन है। या फिर अगर वर्ब के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एडवर्ब लगा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ कोलोकेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब और प्लस if we are using preposition, so this is also a collocation. If I'm talking about adjective plus noun, this is also an example of collocation. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने लिखा प्लेन लैंडेड। अब देखो इसमें प्लेन क्या है, प्लेन यहाँ पे नाउन है, प्लेन क्या है, प्लेन इज अ नाउन, और लैंडेड इसमें क्या है, वर्ब है। सेम यहाँ अगर हम बात करें वर्ब प्लस एडवर्ब, मैंने लिखा राइट केयरफुली। अब आप खुद दिमाग लगा लो इसमें कि इसमें राइट क्या है, दिस इज वर्ब, केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। इसके बाद आगे दिया वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, जैसे मैंने लिखा लुक आफ्टर, सो लुक हियर व्हाट, this is your verb और after is preposition. Second I'm talking about adjective. Adjective मैंने लिखा informative, informative, information, informative, information। ये भी क्या है आपका, आप यहां देख सकते हो, this is your adjective and this is your noun। अब इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जब हम दो वर्ड्स को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। समझ गए। और ये जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, आपसे अंडरलाइन करके एग्जाम से पूछ सकते हैं कि प्लेन लैंडेड में क्या है ये, तो आपको आंसर क्या देना है, कोलोकेशन। राइट केयरफुली क्या है, कोलोकेशन है। ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला टर्म्स देखते हैं। अगला जो टर्म्स है वो है कोलोक्वियल। क्या है, कोलोक्वियल। कोलोक्वियल है, कोलोक्वियल बेसिकली क्या होता है, ये होता है स्पीकिंग और राइटिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ इनफॉर्मल मैनर। मीन्स जब भी हम कोई राइटिंग करें या कोई चीज़ बोलें तो वो कैसा होना चाहिए, अगर वो इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल बोलते हैं। समझ गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइटिंग और स्पीकिंग, स्पीकिंग ऑफ अ वर्ड इन एन इनफॉर्मल मैनर। होता नहीं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फॉर्मल तरीके से होती है, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आपको एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ता है, या आप जैसे स्कूल में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको कैसा ड्रेस पहन के जाना होता है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे आप घर पे हो तो आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हो, वो क्या है आपका इनफॉर्मल है। तो वही चीज़ होता है, बोलने का भी तरीका क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक फॉर्मल वे में होता है, एक इनफॉर्मल वे में होता है। तो जो फॉर्मल वे में होता है और जो इनफॉर्मल वे में होता है, तो इसमें जो इनफॉर्मल वे होता है ना, उसे को हम क्या बोलते हैं, कोलोकियल बोलते हैं। ओके, मीन्स इसमें हम इस लैंग्वेज को कहीं भी कैसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से ही बोल पाओगे। जैसे लेटर लिखना होता है ना, तो जो प्रिंसिपल को आप लेटर लिखते हो तो उसको फॉर्मल वे में लिखना होता है, मतलब उसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा, उसमें जो टर्म्स आप यूज़ करोगे वो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली टर्म्स होगा, और वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर जैसी बात कर रहे हो, वो फॉर्मल वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। बट वेन एवर यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स, इन दिस केस यू हैव टू राइट एनीथिंग वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है आप लिख सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो, मैं बहुत आपको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा वैसा जो भी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने कोलोकियल जो टर्म सुना होगा ना, आपने बहुत सुना होगा, जैसे हमने लिखा वाना। अब ये वाना जो है ना, ये कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये हम बना दिए हैं किस लिए, ताकि हम जो वर्ड्स हैं या जो सेंटेंसेस है उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलें। इसका मतलब होता है क्या, वॉन्ट,
टू वांट जिसको हम बोलते हैं, टू वांट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई वाना गो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई वांट टू गो, समझ गए। इसके बाद जैसे मैंने फिर बोला वाना बी, वाना बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वांट टू बी। या फिर आज के टाइम पे एक टर्म्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, किड, जिसको हम बोलते हैं। किड भी क्या है, ये इनफॉर्मल है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, जो गोट का यंग वन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, किड। लेकिन इसका जो सही वर्जन है वो क्या है, चाइल्ड है। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल बोलते हैं, जो इनफॉर्मल वे में बोले जाते हैं या राइट किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल बोलते हैं। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टर्म्स देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, इलिप्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलिप्सिस ये टर्म्स आप कहीं ना कहीं 100% देखे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, लेकिन शायद इस पे आपने प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया होगा। केयर करना चाहिए। अगर सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने कोई भी लैंग्वेज लिखा हुआ, कोई भी टर्म्स लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना चाहिए, वहां पे समझना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज इन्हेंस होता है, प्लस वो चीज़ आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाओगे। मीन्स वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या रहती हैं, हमेशा आपको याद रह जाती हैं। तो अब देखो इलिप्सिस क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज a pronunciation, sorry, punctuation mark. It is a punctuation marks that consist of 3 dots. ओके, अब समझना, ये बेसिकली क्या होता है, एक पंक्चुएशन मार्क्स होता है जो कंसिस्ट होता है, मतलब बना होता है, किससे बना होता है, 3 डॉट से बना होता है। और डॉट ऐसे लगे होते हैं 1 2 3। ये जो डॉट्स है ना, दिस इज कॉल्ड इलिप्सिस। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलिप्सिस कहते हैं। क्या, इलिप्सिस। जैसे मैंने लिखा वेलकम, अब देखो वेलकम में और ऐसे 3 डॉट मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वेलकम टू यू, मतलब आपका स्वागत है। यहाँ पे जो कुछ टर्म्स थे या जो कुछ वर्ड्स थे, उन्हीं को हम क्या किए हैं, हिडन कर दिए हैं। क्या कर दिए, हिडन कर दिए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इलिप्सिस। अब आपके मन में डाउट होगा कि इलिप्सिस का यूज़ करते ही क्यों हैं, तो याद रखना, इलिप्सिस का यूज़ करते हैं जब हम वर्ड्स को क्या करना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, या फ्रेजेस को ओमिट करना चाहते हैं। किसको, फ्रेजेस को ओमिट करना चाहते हैं, या फिर हम पूरे सेंटेंस को ओमिट करना चाहते हैं। क्या, पूरे सेंटेंस को ओमिट करना चाहते हैं। इवन हम पूरे पैराग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। किससे, इलिप्सिस के थ्रू। जैसे आपने लिखा होगा, एक जगह देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ऐसे 3 डॉट लगे होते हैं। अब देखना, अब ऐसे कहीं लिखा है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एसएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीटेट, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलिप्सिस कहते हैं। और मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसका यूज़ इन्हीं को ओमिट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम जब कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट वे में किसी को समझाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलिप्सिस का यूज़ करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगला टर्म्स देखते हैं, जो है आपका क्या, साइट वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट वर्ड। साइट वर्ड क्या होता है, इट इज कॉमनली यूज्ड वर्ड, इट इज कॉमनली used words that encourage to learners to learn by his own sight। देखना बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम बात करें
साइट वर्ड की। तो देखो साइट जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। क्या? जो साइट वर्ड्स होते हैं ना, इनका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपके सामने बच्चा होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 5th क्लास का बच्चा है या 3rd क्लास का बच्चा है, LKG का बच्चा है, UKG का बच्चा है या 2nd क्लास का बच्चा है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो डेली उसको दिखाएंगे, डेली उसको देखेगा और उसके बाद उसको क्या करने की कोशिश करता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है। क्या करता है? खुद से सीखने की कोशिश करता है। और ऐसे वर्ड्स उसके सामने बहुत देखने को आपको मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हम कॉमनली यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला दिस, तो दिस भी ये क्या है? साइट वर्ड है। मैंने बोला इट, फिर मैंने बोला ए, फिर मैंने आपसे बोला द, फिर मैंने आपसे बोला एंड, या फिर मैंने बोला दीज, फिर मैंने आपसे बोला कैट, फिर मैंने आपसे बोला पेन, या फिर मैंने आपसे बोला इस मैंने आपसे बोला। ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, दीज, दोज, दैट, ये क्या होते हैं? आपके साइट वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? साइट वर्ड्स होते हैं। याद रखना, इसमें आप ऑफ भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, अब भी लगा सकते हो, बिलो लगा सकते हो, जो लगाना होगा वो लगा लेना। ये क्या होते हैं? आपके साइट वर्ड्स होते हैं। याद रखना, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक चीज याद रखना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, हम कुछ नई चीज़ सीखने को हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। इसके बाद अगला है लेक्सिकल वर्ड। क्या? लेक्सिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आया हुआ है, CTET में 2-4 बार जितना मैं लिखवाया हूँ सब आए हुए हैं। ओवरऑल बात मिला के ये है। अब देखो, लेक्सिकल वर्ड को एक नाम से और भी जानते हैं, कंटेंट वर्ड्स। इसी को हम एक नाम से और भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? कंटेंट वर्ड। या इसी को एक और नाम से भी जानते हैं हम, क्या? ओपन क्लास वर्ड। ओपन क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास वर्ड्स, ये बेसिकली वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट मेंशंस इन द डिक्शनरी। इनका यूज हम किस में करते हैं? डिक्शनरी में मेंशन किए जाते हैं। ये जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं ना, दीज आर मेंशंस इन डिक्शनरी and they have particular meanings। और इनकी अपनी क्या होती है? एक पर्टिकुलर मीनिंग्स होती है। क्या होती है? पर्टिकुलर मीनिंग्स होती है। अब इसमें जो ज़्यादातर टर्म्स आते हैं ना, वो भी देख लो, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ जाना। इसमें एक पहला तो नाउन आ जाता है, फिर इसमें आपका एडजेक्टिव आ जाता है, फिर इसमें एडवर्ब आ जाता है, देन इसमें वर्ब आ जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? दीज आर लेक्सिकल वर्ड्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही आते हैं आपके एग्जाम में। क्या? यही आते हैं। तो देखो, डिक्शनरी में नाउन भी मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि डिक्शनरी में तो कंजंक्शन भी मिल सकता है, डिक्शनरी में तो प्रेपोजिशन भी मिल सकता है, आर्टिकल भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उनका यूज हम फंक्शनल लेवल पर करते हैं। इनका यूज हम मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। कि जैसे कहीं भी नाउन है तो उसकी मीनिंग कहीं भी नहीं चेंज होगी। एडजेक्टिव है तो वो नॉर्मल सी बात है, उसका वही सेम मीनिंग वहाँ पे रहेगा। ऐसे एडवर्ब में होता है, ऐसे सेम आपका वर्ब में होता है, लेकिन वर्ब में थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन जब जाते हैं। अब जैसे नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेक्सिकल वर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको एक नाम से और भी जानते हैं, कंटेंट वर्ड्स। अगर लिखा हुआ जाए तो आपको बताना पड़ेगा।
या इसी को एक नाम से और भी जानते हैं ओपन क्लास वर्ड्स। और ये बेसिकली किससे डिराइव हुए होते हैं, डिक्शनरी से, याद रखना। और इसमें बेसिकली आते कौन से हैं, ये 4 सेक्शंस आपको याद रखना है मोस्टली केसेस में, क्योंकि एग्जाम्स यहीं पे सबसे ज़्यादा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया मोबाइल, फिर आपसे पूछा गया एंड, फिर आपसे पूछा गया द, फिर आपसे पूछा जाएगा ऑफ। अब पूछेंगे बताओ इसमें से लेक्सिकल वर्ड कौन सा है, हाँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के कि इसमें से लेक्सिकल वर्ड कौन सा है। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टी का मतलब होता है क्या, मैनी, ये जिसको हम बोलते हैं बहुत, क्या बहुत। और लिंगुआ का मतलब याद रखना, ये लैंग्वेज से संबंधित होता है। लिंगुआ कहीं भी लगा हो, लैंग्वेज में भी लिंगुआ टर्म्स दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है बेसिकली टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। जैसे सपोज करिए आपके स्कूल में कोई टीचर्स है या कोई बच्चा है, जब वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोलता है तो आप बोल सकते हो कैसा है, मल्टीलिंगुअलिस्ट है, मतलब मल्टीलिंगुअल है वो। कैसा है, मल्टीलिंगुअल है, या उसको आप पॉलीग्लॉट भी बोल सकते हो। तो मीन्स इसका मतलब ये होता है टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। जब 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोला जाता है, उसकी जो एबिलिटी होती है बोलने की, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। और ये एक तरीके से कैसे काम करता है, एसेट के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, एसेट के रूप में काम करता है। एसेट का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ये उसका क्या है, रिसोर्स है, और इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं उस अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है, अपने ओपिनियन को डेवलप कर सकता है, अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, और अपने विचारों को वो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, जो भी पर्सन क्या है, मल्टीलिंगुअल है, याद रखना। अब यहीं से 1-2 टर्म्स और भी समझ लो आप लोग, जैसे एक होता है मोनोलिंगुअलिज्म, नाम से समझ में आ रहा है। मोनो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही है, मोनो का मतलब होता है 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू स्पीक, हाँ वेरी गुड, टू स्पीक अ लैंग्वेज मतलब एक भाषा बोलना, इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोलिंगुअल। और जो बोलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोलिंगुअल बोल देंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, मोनोलिंगुअल। इसके बाद है बाईलिंगुअलिज्म, नाम से समझ में आ रहा, बाई कहीं लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2। जैसा कि हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट हिंदी एंड वी नो वेरी वेल अबाउट इंग्लिश, सो वी आर बाईलिंगुअल। हम लोग कैसे हैं, बाईलिंगुअल है, क्योंकि हम 2 भाषा तो जानते ही जानते हैं। अब इसमें हो गया टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ओके, जब हम 2 लैंग्वेजेस को बोलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाईलिंगुअलिज्म। और जो बोलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाईलिंगुअलिस्ट बोलते हैं। इसको एक टर्म्स और भी बोल सकते हो, जैसे आपने सुना होगा पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट क्या होता है, ये सिनोनिम्स होता है किसका, मल्टीलिंगुअल का होता है। किसका, मल्टीलिंगुअल का सिनोनिम्स क्या होता है, पॉलीग्लॉट। ये कौन लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। पॉली लगा है, पॉली का भी मतलब क्या होता है, मैनी। और मल्टी का मैंने यहीं पे आपको अर्थ बता ही दिया था, मैनी का मतलब भी, सॉरी मल्टी का मतलब भी क्या होता है, मैनी ही होता है। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला टर्म्स देखते हैं, रियलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियलिया। अब समझना ये क्या होता है, अब समझना,
बेसिकली आज के टाइम पे देखा होगा आपने कि जो आपके प्री नर्सरी स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो बच्चों की पढ़ाई की जाती है ना वो रियली के थ्रू ही, रियलिया इसको बोलते हैं, रियलिया मतलब रियलिया के ही थ्रू पढ़ाई की जाती है। मीन्स इसमें क्या होता है, उनके सामने जो भी चीज़ें पढ़ानी होती हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है ना, वो एक तरीके से क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में उन्हें दिखाकर पढ़ाया जाता है। जैसे सपोज करो बच्चों को वाटर के बारे में बताना है तो उनके सामने वाटर रखा जाएगा, फिर वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो वाटर वहाँ पे क्या है, रियलिया का ही काम कर रहा है। किसका, रियलिया का ही काम कर रहा है। या फिर जैसे मोबाइल के बारे में बताना तो मोबाइल भी उनके सामने रखा जाएगा। तो मोबाइल एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट हो किसका है, रियलिया का काम है। तो आप बोल सकते हो दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट यूज in the classroom to teach the student, to teach the students। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये आप लोग देखते भी हो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ाया होगा इसको और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक काम करना, इसमें ए लगा देना, रियलिया यहाँ पे ए लगा देना, सॉरी यहाँ पे ए लगा देना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला टर्म्स देखते हैं, फंक्शनल वर्ड। क्या, फंक्शनल वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल वर्ड एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर का रूप देते हैं ना, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वर्ड कहते हैं। कौन सा वर्ड कहते हैं, फंक्शनल वर्ड। मीन्स आप बोल सकते हो दोज वर्ड्स दैट गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, आप इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से जो करीब है ना, ये बिल्कुल करीब है किसके, ग्रामेटिकल वर्ड से। अभी अगला जो आने वाला वो कौन सा आने वाला, ग्रामेटिकल वर्ड्स। तो ये लगभग उसी के करीब में है। अब समझना फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस का क्या देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब सेंटेंस में वो क्या किसकी तरीके से काम करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं, मतलब वो सेंटेंस को फॉर्म करने का काम करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वर्ड। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। किस नाम से, स्ट्रक्चरल वर्ड्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद अगला है ग्रामेटिकल वर्ड्स। क्या, ग्रामेटिकल वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। ग्रामर, तो ग्रामर में क्या होता है, हाँ आप बताओ। हाँ, ग्रामर में हम क्या होता है, हम बेसिकली रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड का कैसे यूज करना है। प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे ही ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं कि किसी भी सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, वही वर्ड्स आपके क्या होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। जिसमें से इनको हटा दो, नाउन को हटा दो, एडजेक्टिव को हटा दो, एडवर्ब को हटा दो, वर्ब को हटा दो। ये जब वर्ड्स हटेंगे ना तो जो रिमेनिंग वर्ड्स बनेंगे वो कौन से वर्ड्स होंगे, ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे। और इन्हीं वर्ड्स को हमने क्या नाम दिया है, लेक्सिकल वर्ड्स। ये लेक्सिकल है, इनके अलावा जो फंक्शन के रूप में काम करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो दोज वर्ड्स दैट फंक्शंस those words that function as a grammatical manner in a sentence। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में
किस तरीके से काम करें, ग्रामर की तरीके से काम करें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। नाम से समझ में रहा, और नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ ये मेन वर्ब है, ये कौन से मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, इसमें मोडाल्स भी आ जाएगा, याद रखना, इज एम आर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं आपका प्रेपोजिशन, इसमें आ जाएगा, प्रेपोजिशंस इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसमें कंजंक्शंस आ जाएंगे, कंजंक्शंस आ जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट जो आपके बच रहे हैं, ये 4 के अलावा वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, देखो इसका नाम हमने क्या बोला था, ओपन क्लास वर्ड्स। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्लोज्ड क्लास वर्ड्स के नाम से आएगा, किसके नाम से, क्लोज क्लास वर्ड्स के नाम से आएगा। आई होप ये बात अगर क्लियर हो गई हो। तो अगला चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है, सिंटैक्स। क्या, सिंटैक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य रचना। क्या नाम देते हैं इसको, वाक्य रचना, सिंटैक्स। तो आप इसको बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब जब किसी सेंटेंस का हम फॉर्मेशन कैसे प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। अब सिंटैक्स में आपको पता ही है कि प्रॉपर ऑर्डर कैसे होगा। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इसमें सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, एडवर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कैसे आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा। ये जो बेसिकली स्टडी आप करोगे ना, ये स्टडी हमें कौन बताता है, सिंटैक्स बताता है। कौन, सिंटैक्स। इसी को एक नाम से और भी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये स्टडी हमें कौन करवाता है, सिंटैक्स करवाता है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट, इसमें कुछ और 1-2 टर्म्स हैं, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपने ले लिया होगा। लास्ट टर्म है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जो आपका सेकंड बेसिक क्लास है। इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको टॉपिक बताया था पेडागोजी में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है लास्ट टर्म्स, जिसका नाम है प्राग्मेटिक्स। नाम सुना होगा आपने, प्राग्मेटिक्स। क्या होता है प्राग्मेटिक्स? बेसिकली प्राग्मेटिक्स जो होता है वो स्पीकर के टोन की स्टडी करता है, वर्ड्स के अनुसार, फ्रेजेस के अनुसार और सेंटेंसेस के अनुसार। ओके, तो इसमें आप बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ स्पीकर्स मीनिंग लिखो, टोन नहीं, मीनिंग, according to use of words, phrases and sentences। मीन्स जो आपका एक स्पीकर होता है, आप लोगों को पता ही है कि स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। जब स्पीकर कोई शब्द का यूज करे या किसी फ्रेज का यूज करे या किसी क्लॉज का यूज करे या किसी सेंटेंस का यूज करे, तो वहां पे उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, वो जो मीनिंग होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राग्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राग्मेटिक्स।
मैटिक्स बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं राइट इन अ कैपिटल लेटर, राइट इन कैपिटल लेटर्स, मैंने क्या लिखा, राइट इन कैपिटल लेटर्स, और फिर मैंने बोला ही लिव्स इन द कैपिटल। अब देखो, सपोज करो स्पीकर कोई बात बोल रहा है, अब यहाँ कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर की बात चल रही है, यहाँ कैपिटल की मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मतलब न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर की टोन्स को आपने पकड़ा या नहीं, मतलब यहाँ पे वर्ड्स की आपने मीनिंग पकड़ी या नहीं, तो उसी के अनुसार ये सेंटेंस भी चेंज हो रहा है और उसी के अनुसार यहाँ वर्ड्स अपने मीनिंग भी चेंज कर रहे हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें प्लीज़ कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो पढ़ाया है ना, सेम उसी में से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये सी टेट के ही क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो भी आपके सामने हैं। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपने कर लिया होगा इसको। याद रखना, मुझे जो भी मार्क्स आपके आए होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, और अगर इसके पीडीएफ की आपको ज़रूरत है या इसके नोट्स की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो जो आपका सेकंड बेसिक एक्सरसाइज क्लास मैंने जो करवाया, फर्स्ट बेसिक क्लास जो मैंने करवाया, उसके मैं पीडीएफ या जो भी नोट्स मेरे पास होगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। डील्स विद लेवल ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बात किसकी चल रही, लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज की मीनिंग को जो डील करता है, किसकी, लैंग्वेज की मीनिंग को जो डील करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, सिमेंटिक्स कहते हैं। क्या, सिमेंटिक्स। ये किसकी स्टडी करता है, ये स्ट्रक्चर की स्टडी करता है कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ सब्जेक्ट आता है, कहाँ वर्ब आता है, कैसे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, एडवर्ब कहाँ लगाना है, कंजंक्शन कहाँ लगाना। तो ये सिंटेक्स डील करता है। और कोलोकेशन मैंने अभी बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड को हम एक साथ में लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं, जिसमें एक नाउन हो सकता है, उसके बाद वर्ब हो सकता है, या पहले वर्ब हो सकता है, नाउन बाद में हो सकता है, इसके बाद वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, उसके बाद नाउन हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन। और कोलोकियल मैंने अभी आपको बताया था, ये बोलचाल की भाषा होती है, ये एक तरीके से इनफॉर्मल वे में होता है, इसमें कोई रूल्स और कोई रेगुलेशंस नहीं चलता। जैसे मैंने बताया था, वाना, गोटा, केट, ये मैंने आपको टर्म्स क्लियर करवाए थे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, द टीचर वॉज सरप्राइज्ड। मीन्स एक बच्चे ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया तो जो टीचर था ना वो सरप्राइज हो गया। वाई, टू सी दैट, यह देखकर, सी वुड स्पीक, मतलब वह बोल सकती है। कितनी लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेज वो बोल सकती है। कैसे, फ्लुएंटली, बट कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो अब बताइए वह किस टाइप का बच्चा है। समझ में आई बात। कोई एक बच्चा है जो मतलब इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंग्लिश के अलावा 4 लैंग्वेजेज वो बोल सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वन हु नो अ लैंग्वेज, मोनोलिंगुअलिस्ट जिसको बोल सकते हैं, मोनोलिंगुअल जिसको बोलते हैं। वन हु 2 लैंग्वेजेस, उसको हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। और जो 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोलता है उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअल। शायद आपने मल्टी कलर सुना होगा, मतलब जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं।
बाइलिंगुअल गलत है, दो भाषा है ये, मोनो है, सिंगल वाला है। मैंने आपको बताया था ये रूट वर्ड, क्या मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर देखा करिए, क्योंकि रूट वर्ड आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसके बाद लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से बोल सकता है और इसके पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। क्या लिंग्विस्ट कहते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई लिंग्विस्ट है तो बहुत सारी भाषाओं को बोलता, नहीं नहीं, वो एक ही भाषा को जानेगा लेकिन उस भाषा के ऊपर उसका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कमांड होता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। योर आंसर इज सी। नाउ कम ऑन अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड। अब मैंने आपको बताया था साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम फ्लुएंटली अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ये कोई छोटा बच्चा करता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। अब साइट वर्ड्स कैसे डेवलप होगा, नॉर्मल सी बात है। देखो, बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, मतलब टीचर जो है टेक्स्ट बुक्स के थ्रू करवाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो रटवाने वाली बात चल रही। बाय यूजिंग वर्ड्स मीनिंग फुल कॉन्टेक्स्ट, याद रखना ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसी मीनिंग रखता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। नेचुरल कैसी मीनिंग रखता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो ये सारे पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है कि बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग को समझकर जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। एक्चुअली में इसमें बच्चा क्या होता है, वो वर्ड्स को देखता है, समझता है और वो खुद से वो यूज करता है, जिसमें से इन आता है, ऑन आता है, द आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। कौन से वर्ड्स कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। मतलब वो मैंने अभी आपको करवाया था। इसके बाद बाय नोइंग मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्ट वर्ड की आप मीनिंग जानते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइट वर्ड्स को डेवलप कर रहे हो। बाय सीइंग देम ऑन साइट, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी साइट पे आपने किसी वर्ड को देख लिया। इसके बाद ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। इसमें दिया है, देखो जरा ध्यान से, इसमें दिया व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन आज, मतलब आपको ये बताना है कि जो सामने वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं। इसमें दिया है द, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, बट, दे। इसके बाद ऐसे ही जैसे दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, अभी मैंने बताया था, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चा क्या होता है कि उसको मतलब उसको मोटिवेट करके या इनकरेज करके वर्ड्स को लर्न करवाया जाता है। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, साइट वर्ड्स बोलते हैं। कौन से वर्ड्स बोलते हैं, साइट वर्ड्स बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइट वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। अगर फॉर्म वर्ड्स बताएं, फॉर्म वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिल के बने होते हैं, तो ये तो है ही नहीं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक ही सिलेबल है, द, ऑफ, एंड, टू, मतलब ये तो है ही नहीं। इसके बाद यूज वर्ड्स छोड़ो, यूज वर्ड्स कोई होता नहीं। अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इसके बाद आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड्स फ्रॉम द मीनिंग। अब ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो सामने वर्ड्स दिए गए ना, इसमें से आपको कौन से वर्ड बताने हैं, फंक्शंस वर्ड बताने हैं। तो फंक्शंस वर्ड्स या ग्रामेटिकल वर्ड या स्ट्रक्चरल वर्ड्स ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एंड। मैंने बताया था फंक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो ग्रामर के अनुसार किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कंजंक्शन है। इसके बाद मैंने फिर आपको बताया था दूसरा पोर्शन कौन सा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ में इसमें आपका प्रपोजिशन आ जाता है, समझ गए। ये सारे कौन से वर्ड्स होते हैं, फंक्शंस। चैंपियन, तो ये तो आपको पता ही है, ये कंटेंट वर्ड्स है, लेक्सिकल है क्योंकि ये नाउन है, ION कहीं लगाओ नाउन होता है, सम कहीं लगाओ एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव भी कंटेंट वर्ड्स में ही आता है। इसके बाद मेंट कहीं लगाओ, ये भी क्या होता है, नाउन होता है, और ये भी कौन सा वर्ड है, कंटेंट वर्ड्स है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, बहुत ही सिंपल सा है। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, वेरी गुड, इनको हम लेक्सिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। किस वर्ड से, लेक्सिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो डिक्शनरी के अनुसार यूज किए जाते हैं और वो अपनी मीनिंग को चेंज नहीं करते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। इसमें मैंने बताया था नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इसमें ये होते हैं। इसके अलावा मेन वर्ब भी इसमें आते हैं, वर्ब जो आते हैं। इसके बाद फंक्शन वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया था, जो
यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं। इवेल्युएशन होता है, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। और क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं, जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्रिटिकल वर्ड्स बोलते हैं। तो हमें तो यहाँ पे कंटेंट वर्ड्स निकालना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म। अब यहाँ पे बोला मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, जिसको हम बोलते हैं बहुभाषितावाद। समझ गए। अब ये कहना ये चाह रहा है कि जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, तो अगर आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो और आप मल्टीलिंगुअल हो, तो वो एक तरीके से जो आप भाषा जानते हो ना, वो किस रूप में काम करती है, वेरी गुड, वो एक एसेट के रूप में काम करती है। किस रूप में, एसेट के रूप में काम करती है। मतलब वो भाषा कहीं ना कहीं जो आपकी थिंकिंग स्किल है या सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है उस लैंग्वेज के प्रति, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, एन एसेट, मतलब वो एसेट के रूप में काम करेगी। बर्डन तो हो ही नहीं सकता। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं को सीखते हो तो इट इज़ नॉट अ बर्डन। सो ये आपका रॉन्ग हो गया। इंटरफेरेंस, भाषा कभी भी अवरोध नहीं डालती है। कोई नई जब आप भाषा सीखते हो, कहीं ना कहीं उसमें आपका डेवलपमेंट ही होता है, ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मेथोडोलॉजी मतलब एक तरीका है, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे मेथोडोलॉजी हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एज अ एसेट का काम करता है, पूंजी का काम करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके जितने भी नंबर आए होंगे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले ही बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद जो आपका नया लेक्चर आएगा वो आएगा आपका एक इंग्लिश के ऊपर आएगा, कि इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज होती है। उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ग्लोबल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को बनी ही रहती है। और उसमें थोड़ा सा मैं एनसीएफ को इंक्लूड करूँगा, एनसीएफ 2005, उसकी मतलब क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उन्होंने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, ये मैं लेके आऊँगा। क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 नंबर आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। याद रखना, हर सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% गारंटी के साथ बनता है। तो इसलिए वीडियोस को मतलब प्रॉपर तरीके से देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर भी किया करिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो अब मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा, जितने बच्चों ने भी इसको अटेम्प्ट किया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर मुझे बताइएगा कि किसके कितने आए। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। अब मैं इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूँ। टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।